हेलो दोस्तों। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 फ्रॉम विस्तास द थर्ड लेवल। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि इस चैप्टर के ऑथर हैं जैक फिनी, और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो गेल्सबर्ग शहर में जाना चाहता है 1894 में, जो खुद 1950 से आया है। और उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल खोज लिया था एक दिन, जहाँ पर वो 1894 में चला गया था। अब चार्ली है जो हमें गेल्सबर्ग के बारे में कुछ बातें बताता है। चार्ली कहता है कि गेल्सबर्ग एक वंडरफुल टाउन है जहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, जहाँ पर बहुत विशाल लॉन्स हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर जो पेड़ों की ब्रांचेस है यानी शाखाएं हैं वो आपस में मिल जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने वहाँ के घरों को ढक लिया हो। यहाँ पर चार्ली बताता है कि 1894 के समय जो समर इवनिंग्स यानी गर्मियों के मौसम में शामें हुआ करती थी, वो उसके समय से यानी 1950 से दुगनी बड़ी हुआ करती थी। जो लोग थे वो बहुत ही खुशमिजाज थे और वो अपने लॉन्स में बैठकर बातें किया करते थे। जो आदमी होते थे वो सभी एक साथ बैठकर शिकार पिया करते थे और खुशी से बातें किया करते थे, आपस में बतलाते थे, अपनी हंसी खुशी डिस्कस करते थे आपस में और बहुत ही मज़ा करते थे। जो वुमेन होती थी वो आपस में बैठकर पाम लीफ फैंस चलाती थी, यानी जो ताड़ के पत्ते होते हैं वो उनसे पंखे बनाती थी और फिर उनसे अपने आप को हवा करती थी और उस समय उनके चारों तरफ फायर फ्लाइज उड़ा करती थी। तो ये चार्ली ने एक खुशद वातावरण के बारे में हमको बताया है कि गेल्सबर्ग 1984 के समय कैसा था। अब चार्ली कहता है कि 1984 में जब ये सब अच्छी बातें चल रही थी तो सभी जानते हैं कि उस समय पहला विश्व युद्ध होने में अभी भी 20 साल बाकी थे, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और अभी चार्ली 1894 में है, तो इसलिए चीज़ें बहुत सारी अच्छी थी, अभी कोई लड़ाई का माहौल नहीं बना हुआ था। और अभी द्वितीय विश्व युद्ध को भी स्टार्ट होने में 40 साल का समय बचा हुआ था। अब चार्ली कहता है कि उसके पास इतना पैसा तो है कि वो 2 टिकट्स गेल्सबर्ग के लिए खरीद सके 1894 में, ताकि वो और उसकी पत्नी गेल्सबर्ग जाकर अपनी शांतिपूर्वक जिंदगी बिता सकें। अब चार्ली कहता है कि जब वो अपने पास के पैसे गिन रहा था कि उसके पास पूरे पैसे हैं या नहीं, तब जब उसने क्लर्क को पैसे दिए टिकट खरीदने के लिए तो क्लर्क ने उसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। अब क्लर्क जो है वो उसके पैसों की तरफ देखता है और चार्ली को कहता है कि ये मनी नहीं है, दैट्स एंट मनी मिस्टर, ही सेड। क्लर्क ने कहा, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट बी गो वेरी फार। तो क्लर्क कहता है कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम सोचते हो कि मैं ये कागज़ के टुकड़ों को पैसे मान लूंगा तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाकर, पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ली 1950 से आया है और अभी वो 1894 में है, तो जो उसके पास करेंसी है फ्यूचर की 1950 की वो 1894 यानी पास्ट में नहीं चलती। और जो क्लर्क है इसलिए वो ये समझ नहीं पाया कि ये मनी है, क्योंकि क्लर्क के टाइम पे वो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े हैं और जो चार्ली के पास पैसे हैं उनका वहाँ पर कोई भी मोल नहीं है। चार्ली वहाँ उन पैसों से कुछ भी नहीं खरीद सकता। इसलिए क्लर्क कहता है कि अगर वो क्लर्क को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा और फिर उसे जेल भी हो जाएगी। जहाँ पर इस पैराग्राफ में एंट वर्ड का यूज हुआ है वहां पर इसका मतलब है इज नोट। आप देख सकते हैं कि एंट को 3 तरीके से यूज किया जा सकता है, एम नोट, आर नोट एंड इज नोट। तो अगर आप इस लाइन को देखें दैट एंट मनी मिस्टर, तो यहाँ पर आप इसके यहाँ यूज कर सकते हैं दैट इज नोट मनी मिस्टर, तो यहाँ पे एंट का मतलब है इज नोट। अब चार्ली कहता है कि ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, कि जो 1894 में थे वो हाँ पुराने जमाने के पैसे यूज होते थे और वो ये बात भूल गया था कि उसके पास 1950s की मनी है और 1894 की नहीं। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी दे यूज इन हिज टाइम। तो अब चार्ली कहता है कि जो 1894 में पैसे या नोट यूज होते थे वो उसके समय से दुगने बड़े हुआ करते थे, यानी जो उनकी लंबाई चौड़ाई थी वो 1950s के पैसों से दुगनी होती थी एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनका जो हाव भाव था वो भी बहुत अलग होता था। चार्ली न्यू देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब चार्ली कहता है कि उसे ये मालूम है कि 1894 में भी जेल में रहना कुछ अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि क्लर्क उसको कहता है कि वो उसे पुलिस के हाथों पकड़वा देगा। इसलिए चार्ली डर जाता है और वो सोचता है कि जेल में रहना किसी भी पीरियड में अच्छी बात नहीं है, जेल में तो हर पीरियड में सेम बर्ताव होता आया है। अब चार्ली बहुत ज़्यादा डर जाता है जब क्लर्क उसे ये धमकी देता है कि वो उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा देगा, और इसलिए चार्ली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है। ही डिडंट नो व्हाट टू डू। अब चार्ली ये नहीं सोच पाता है क्या करना चाहिए, इसलिए वो पीछे की तरफ मुड़ता है और बहुत तेज दौड़ने लगता है। अब चार्ली जिस रास्ते से थर्ड लेवल के अंदर एंटर हुआ था वो उसी रास्ते से टनल में होते हुए अपने टाइम में वापस आ जाता है और अब वो प्रेजेंट यानी 1950s में पहुंच चुका है। अगले दिन इस इंसिडेंट के बाद चार्ली लंच टाइम के समय $300 विड्रॉ करने के लिए बैंक में जाता है। उसके बैंक में केवल $300 ही होते हैं, इसलिए वो अपने पूरी करेंसी को ओल्ड स्टाइल बिल्स यानी 1894 के पैसों में कन्वर्ट करवा लेता है। और क्योंकि उसने पुराने ज़माने के पैसे लिए हैं इसलिए उसे $300 के ऊपर कुछ प्रीमियम भी भरना पड़ता है। तो जो उसने $300 अपने पुराने ज़माने के पैसों में बदलवाने के लिए दिए थे अब वो उसको 200 से भी कम रुपए लेके देते हैं, यानी
उसका $100 से ज़्यादा का प्रीमियम बैठ चुका है और अब उसके पास कुछ नियरली $200 बचे हैं। पर अब चार्ली कहता है कि इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के ज़माने में 10 रुपये की जैसी वैल्यू कम है, पर पिछले ज़माने में 10 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वैसे ही चार्ली कहता है कि ये तो $300 200 से कम हमें मिले हैं, पर जो 1894 है उस जमाने में $200 की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। यहाँ तक कि एग इतने सस्ते थे कि वो 13 सेंट्स के आया करते थे। यानी अगर डॉलर को हम रुपए के रूप में मान ले तो सेंट्स का मतलब पैसे होंगे। यानी अगर अब चार्ली के पास 200 रुपये हैं तो उस जमाने में अंडे केवल 13 पैसे के आते थे, एक डजन यानी एक दर्जन। इसलिए चार्ली को इस बात पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसके पास कम पैसे बचे हैं। बट चार्ली कुडेंट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन आफ्टर दैट इंसिडेंट। पर अब जब चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए ग्रैंड सेंटर स्टेशन में दोबारा जाता है तो वो ये देखता है कि अब वो थर्ड लेवल को फिर से नहीं खोज पा रहा है। अब उसको वो टनल दोबारा मिल ही नहीं रही है जहां से वो थर्ड लेवल में दोबारा जा सके। एंड आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप्ड सर्चिंग इट बिकॉज हिज वाइफ लुइजा वाज रियली वरीड अबाउट हिम। और अब कुछ समय बाद चार्ली ने थर्ड लेवल को खोजना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि उसके पति को यह क्या हो गया है, वो क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है कि ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर थर्ड लेवल है और वहां से वो पास्ट में जा सकते हैं। इसलिए उसकी फिक्र को देखते हुए चार्ली ने थर्ड लेवल खोजना बंद कर दिया। पर अब इस मोड पर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है चार्ली के साथ। चार्ली देखता है कि जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है सैम विनर, वो एकदम से गायब हो जाता है। वो एकदम से किसी को नहीं मिलता है, वो डिसअपियर हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो या वो कहीं पे ऐसी जगह चला गया हो जहां पर किसी को उसके बारे में कुछ भी ना पता हो। अब चार्ली को एक ऐसा सोलिड एविडेंस मिलता है, यानी एक पुख्ता सबूत मिलता है जो ये प्रूफ करता है कि जो सैम विनर है, जो चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, वो पास्ट में ट्रैवल कर चुका है। यानी चार्ली को कैसा सबूत मिलता है जिससे वो ये समझ जाता है कि जो सैम है वो 1894 के पीरियड में गेल्सबर्ग में इलिनॉइस में जा चुका है। चार्ली हमें बताता है कि सैम एक सिटी बॉय है। यानी चार्ली यहाँ पर सैम के बारे में हमें कुछ बातें बताता है कि जो सैम है वो एक शहरी लड़का है और उसने गांव की जिंदगी को कभी भी नहीं देखा है। ही यूज्ड टू टेल सैम अबाउट गेल्सबर्ग। चार्ली सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बहुत सारी बातें बताया करता था। वो उसे बताया करता था कि कैसे उसने अपना बचपन गेल्सबर्ग में बिताया और वहां पर वो कैसे स्कूल जाया करता था। सैम लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। अब जो सैम है उसको ये बातें सुनकर गेल्सबर्ग जाने की बहुत इच्छा हो गई थी और वो भी चार्ली के साथ उस पीसफुल जिंदगी को जीने के लिए गेल्सबर्ग में एक बार जरूर जाना चाहता था। अब चार्ली हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। चार्ली कहता है कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नई स्टैम्प इशू होती है, यानी जो स्टैम्प का पहला दिन होता है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, स्टैम्प कलेक्टर पहले दिन पर ही उन नई स्टैम्प्स को खरीद लेते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ। और उन स्टैम्प्स को वो अपने घर पर मेल पर चिपकाकर एनवेलप पर मेल कर देते हैं। यानी वो एक एनवेलप बनाते हैं और उस पर उस स्टैम्प को लगाकर अपने घर पर पार्सल कर देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, पहले ही दिन पर। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। और जो स्टैम्प पर पोस्ट मार्क है, मतलब जो लेटर पर पोस्ट मार्क छपा हुआ है, जो स्टैम्प पर डेट है, वो सेम होने के कारण इन दोनों की डेट मैच कर जाती है। एंड द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। और इस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। इन एनवेलप को कभी भी नहीं खोला जाता और इन एनवेलप के अंदर खाली ब्लैंक पेपर होते हैं। यानी आप इसे कलेक्शन की तरह समझ लीजिए कि आपने कोरा कागज लिया, उसको एक एनवेलप के अंदर डाल दिया, उस पर स्टैंप लगा दी पहले दिन पर जब वो इश्यू हुई। तो एक तो एनवेलप के ऊपर डेट लिखी गई कि आपने इस एनवेलप को कब भेजा है और एक स्टैंप के ऊपर डेट है कि कब इशू हुई है। दोनों डेट सेम है और वो जो पोस्ट मार्क ये एक जैसे हो गए तो जो हमारे लोग हैं वो इन पोस्ट मार्क को अपने घर पर ईमेल कर देते हैं और इसी तरह से ये एक फर्स्ट डे कवर बन जाता है। अब चार्ली कहता है कि वो हमें उस एविडेंस के बारे में बताता है जो ये साबित करता है कि जो सैम है वो अतीत के अंदर जा चुका है। एक बार जब चार्ली अपने घर पर अपनी स्टैम्प कलेक्शन को रात के समय देख रहा था तो उसे कुछ अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स मिले जो उसके ग्रैंडफादर की कलेक्शन के थे। ही फाउंड ए फर्स्ट डे कवर दैट शुडंट बीन देयर। और अब उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिल जाता है उस कलेक्शन के अंदर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यानी जो चार्ली कलेक्शन है उसके पास वो बहुत सालों की है और वो बहुत बार अपनी कलेक्शन को देखता भी रहता है, परंतु इस बार उसे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिल गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कहता है कि ये फर्स्ट डे कवर मैंने कभी देखा तो नहीं था, पर ये फिर भी यहाँ रखा हुआ है। तो अब उसको एग्जाइटी होती है कि ये फर्स्ट डे कवर किसका है और ये यहाँ पर कैसे आया जबकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। अब चार्ली देखता है कि जो ये फर्स्ट डे कवर है किसी ने उसके ग्रैंडफादर को भेजा हुआ है गेल्सबर्ग में, जैसा कि उसके एनवेलप पे लिखे हुए एड्रेस से पता चलता है। यानी उस एनवेलप पे एक एड्रेस लिखा हुआ था जो उसके ग्रैंडफादर का था गेल्सबर्ग में। तो वो समझ जाता है कि किसी ने उसको ग्रैंडफादर को ये मेल भेजा था एक टाइम पर। द पोस्ट मार्क शोड दैट इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। अब जो उसके ऊपर पोस्ट मार्क लगा हुआ था फर्स्ट डे कवर के ऊपर वो ये दर्शाता था कि इस फर्स्ट डे कवर को उसके ग्रैंडफादर के पास जुलाई 1894 को भेजा गया था। On that first day cover a stamp had been put up which is a 6 cent dull brown stamp। अब उस फर्स्ट डे कवर के ऊपर एक स्टैंप लगी हुई थी जो कि 6 सेंट की थी। वो डल ब्राउन कलर की हो गई थी क्योंकि अब वो पुरानी हो गई थी बहुत, इसलिए उसका कलर डल ब्राउन हो गया था। और उस स्टैंप के ऊपर प्रेसिडेंट जेम्स अब्राहम गैरफील्ड की फोटो लगी हुई थी जो कि यूएस के 20th प्रेसिडेंट थे। इसका मतलब वो जो प्रेसिडेंट गैरफील्ड है वो चार्ली के ग्रैंडफादर के टाइम पर प्रेसिडेंट रहे होंगे।
Naturally, when the envelope came to Charlie's granddad in the mail, it went right down into his collection. अब चार्ली कहता है कि क्योंकि ये एनवलप फर्स्ट डे कवर बन गया था, क्योंकि जिसने भी इस एनवलप को चार्ली के ग्रैंडफादर के पास भेजा था उसने पहले ही दिन पर इशू की गई स्टैंप को चिपका कर भेज दिया था। तो चार्ली के ग्रैंडफादर को लगा कि ये तो एक फर्स्ट डे कवर बन गया है, और इसलिए जब वो लेटर उनके पास आया तो उन्होंने उसे बिना खोले अपने फर्स्ट डे कवर कलेक्शन में रख दिया और वो हमेशा वहाँ पड़ा रहा। इसलिए आज वो चार्ली को मिल गया है उसके फर्स्ट डे कवर कलेक्शन के अंदर। टिल चार्ली टुक इट आउट एंड ओपन इट। अब चार्ली ने उस एनवलप को उठाया और उसे खोला। अब उसने देखा कि जो एनवलप उसने उठाया है वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर्स के अंदर ब्लैंक पेपर्स डाले हुए होते हैं, पर चार्ली देखता है कि ये एक असली लेटर है और इस फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेपर है वो ब्लैंक नहीं है, उसके अंदर एक लेटर रखा हुआ है। अब चार्ली उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। लेटर में लिखा होता है, चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ली मैं समझ गया कि तुम सही थे और मैं ये चाहता भी था कि तुम सही हो। देन आई गो टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, और अब मैं जान चुका हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन देयर फॉर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 हफ्तों से रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी मैं यहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और गली के अंदर ही एक जगह डेली के घर में पियानो बजाया जा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सी नेलीज होम, और वो सभी अपने घर के बाहर बैठे हुए सीइंग नेलीज होम नाम के गाने को गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे नींबू पानी पीने के लिए डेली के घर पर आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली, तुम भी वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइजा, चार्ली और लुइजा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, हमेशा थर्ड लेवल के लिए खोज करते रहो जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, ये ढूंढने लायक है, मुझ पर विश्वास करो। और नोट के नीचे लिखा हुआ था कि ये लेटर जो है वो सैम ने लिखा है। तो यही वो प्रूफ था जिससे चार्ली समझ गया था कि जो सैम है उसने थर्ड लेवल खोज लिया है, वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जा चुका है और अब वो वहीं रह रहा है। अब चार्ली और लुइजा को एक पुख्ता सबूत मिल गया था कि थर्ड लेवल असली में एग्जिस्ट करता है और वो दोनों पास्ट में जा सकते हैं, जैसा कि सैम पास्ट में जा चुका है और वो वहीं रह रहा है। और सैम ने ही ये लेटर उसके चार्ली के ग्रैंडफादर को मेल किया था, ताकि एक दिन चार्ली फ्यूचर में इस लेटर को देख ले और उसे पता चल जाए कि जो सैम है वो पास्ट में जा चुका है। चार्ली वेंट टू स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। अब इस बात को पुख्ता करने के लिए ये लेटर सैम का ही है। चार्ली स्टैम्प और कॉइन स्टोर के अंदर गया और उसने ये पाया कि जो सैम है उसने पिछले ही दिन 800 रुपये ओल्ड स्टाइल करेंसी नोट खरीदे थे, यानी गायब होने से पहले सैम ने 800 रुपये की पुराने नोट खरीदे थे जो कि 1894 में चलते हैं। और चार्ली कहता है कि ये 800 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए वहाँ पर एक अच्छा घास फूस और चारे का बिजनेस सेटअप करने के लिए जहाँ पर वो जानवरों को पाल सकता है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1984 में। यानी चार्ली सोचता है कि सैम ने वहाँ जाकर घास फूस और चारे और जानवरों को पालने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा गेल्सबर्ग 1894 में, और 800 रुपये इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस टाइम में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये पैसे बहुत हैं उसके लिए वहाँ पर रहने के लिए। अब चार्ली कहता है कि जो सैम है उसने अपना बिजनेस जरूर चेंज कर लिया होगा गेल्सबर्ग में 1894 के अंदर, क्योंकि जैसा कि हमको पता है सैम एक साइकाइट्रिस्ट है, यानी मनोवैज्ञानिक, और 1894 के अंदर लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हुआ करती थी, उनको तनाव कम होता था, वो लोग खुश रहा करते थे, आपस में बातें किया करते थे। इसलिए उस जमाने के अंदर किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं थी, तो सैम जो है वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट का काम नहीं कर सकता। और दूसरा हमें चार्ली ये बात बताता है कि जब सैम उसके साथ बातें किया करता था कि तो वो कहा करता था कि उसको हे फीड और ग्रेन बिजनेस स्टार्ट करना है कभी ना कभी, क्योंकि वो इस काम को बहुत पसंद करता है और उसका ये मन है कि वो कभी इस काम को स्टार्ट करे। तो इसलिए इस बात का पक्का सबूत बन जाता है कि सैम ने बाद अगर हे फीड और ग्रेन बिजनेस स्टार्ट किया होगा। नाउ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा बोथ आर लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एवरी वीकेंड। अब जो चार्ली है और उसकी वाइफ लुइजा है वो हर वीकेंड यानी हर हफ्ते के अंत में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब उनको सबूत मिल चुका है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल असली में एग्जिस्ट करता है। इसलिए अब वो दोनों ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हर हफ्ते थर्ड लेवल को ढूंढने जाते हैं और अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का पार्ट 2 और ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।